हेलो एवरीवन। जैसा कि अपन पिछली क्लास में अपन ने देखा कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, उनको क्वेश्चंस को सोल्व करने की अपन ने प्रैक्टिस भी करी। इस क्लास में अपन देखने वाले हैं क्या कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस प्रकार से जो है ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध के मान को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में आज अपन क्या करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो सबसे पहले जो प्रतिरोध के मान को या अपन कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस को जो प्रभावित कर सकता है वो है लेंथ। वो क्या है, किसी भी कंडक्टर की लेंथ हो सकती है। दूसरा हो सकता है उसका सब्सटेंस या अपन कह सकते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस, या अपन कह सकते हैं पदार्थ की प्रकृति क्यों होता है, ये कैसे होता है, आपको आगे बताऊंगा मैं आपको भी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा जो पॉइंट है अपना वो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के आधार पर भी अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध का मान है कम या ज़्यादा हो सकता है। यदि जैसे मान लो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता क्या है वो समझना आप। जैसे मान लो ये क्या है, मार्कर है। यदि मैं मार्कर को ऐसे कट कर रहा हूँ ऐसे, तो इसका ये जो वाला एरिया आ रहा है, ये जो एरिया आ रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का सेक्शन, यानी कि उसको बीच में से काटना, उसको बीच में से काटना। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी उसको क्या करता है, यानी कि जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है या किसी का कम हो सकता है, तो वो ज़्यादा या कम होना किस प्रकार से प्रतिरोध को प्रभावित करता है वो अपन चेक करने वाले हैं। लास्ट जो पॉइंट है अपना वो है तापमान। तापमान के कारण भी जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। और आपको पता चलेगा आज कि अपने ओम के नियम में 4 जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको कॉन्स्टेंट रखा था, याद हो तो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, तापमान और अपन कह सकते हैं चौथा कौन सा है, पदार्थ की प्रकृति। इन चीज़ों को ही मैं अपन ने क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। वो क्यों रखा था उसका भी कारण आज आपको क्या चलने वाला है, पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले यदि अपन देखें कि जो 4 कारक हैं वो किस प्रकार से रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं या किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यानी कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले बात करें लंबाई की। किसकी बात करें, लंबाई की। तो किसी भी कंडक्टर की जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जो आर समानुपाती हो, यानी कि प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, आपको पहले से बता रखा है हमने, रेजिस्टेंस, यानी कि आर से अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं प्रतिरोध को। और देखो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात लंबाई का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अर्थात अपन कह सकते हैं यदि लंबाई का मान ज़्यादा हुआ तो प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा। यदि लंबाई का मान कम हुआ तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाने वाला है, कम हो जाने वाला। अच्छा, इसका वीक पॉइंट सर, सच में क्या लंबाई बढ़ने से क्यों बढ़ जाता है, क्या कारण है। जैसे मान लो अभी ये वायर है, ये क्या है, वायर। इसको आप कट करके इतना सा कर लो और इसमें कुछ ना कुछ आवेश के प्रवाह में बाधा तो है, कुछ ना कुछ क्या है, आवेश के प्रवाह में बाधा। अर्थात ये अभी तार इतना सा है तो कुछ बाधा है। जैसे इसको और थोड़ा लंबा कर दिया तो कुछ बाधा इसकी भी होगी। देखो पहले इसकी बाधा थी, थोड़ी बाधा और आ गई, अर्थात अब बाधा ज़्यादा हो गई है। आवेश के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो क्या हो गई है, रुकावट ज़्यादा हो गई है। अर्थात जैसे जैसे और लंबाई बढ़ाएंगे तो रुकावट और बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ाओगे तो और बढ़ जाएगी। अर्थात जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है रुकावट और बढ़ रही है, और उस रुकावट को तो अपन ने क्या बोला था, याद हो तो आपको, प्रतिरोध। क्या बोला है, प्रतिरोध। अर्थात जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है वैसे वैसे अपन कह सकते हैं रेजिस्टेंस का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो आर है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, लंबाई के। ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा जो कारक आता है बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किस प्रकार से प्रभावित करता है। यदि किसी तार को अपन जितना मोटा करते हैं या जितना उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो अपन कह सकते हैं कि उसका जो प्रतिरोध है उतना ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा सर, ये जब बड़ा हो रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि ज़्यादा हो जा रहा है तो वो कैसे उसको कम कर ले, मतलब प्रतिरोध कैसे कम हो जाता है। तो देखो आप ये देखो ना कि आवेश को रास्ता और ज़्यादा मिल जाता है। जितना बड़ा होगा रास्ता उतना ही आवेश प्रवाह के लिए ज़्यादा मिलता है, जितना कम होगा आवेश प्रवाह के लिए रास्ता उतना ही क्या मिलता है, कम मिलता है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गई। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि आवेश, जैसे मान लो कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो करते हैं, अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके बेटा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी तार की मोटाई ज़्यादा है तो उसका अनुप्रस्थ जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। और यदि किसी तार की जैसे मान लो मोटाई कम है, यानी कि ये मान क्या है, कम है, तो प्रतिरोध ज़्यादा। यदि ये मान क्या है, ज़्यादा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया क्या। अच्छा, बता सकते हैं ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। उसमें सबसे पहले अपन ने लिया लेंथ। अर्थात मैंने ये बताया कि जैसे जैसे लेंथ के मान में वृद्धि होती है, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है किसी कंडक्टर की, वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज
होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। और जैसे जैसे उसका रेजिस्टेंस, जैसे मान लो जैसे उसका रेजिस्टेंस, जैसे मान लो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो अपन कह सकते हैं लेंथ भी क्या होगी उसकी ज़्यादा। जितनी लंबाई आप कम करोगे तो अपन कह सकते हैं उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किस प्रकार से प्रभावित करता है। अर्थात किसी तार की मोटाई, या अपन कह सकते हैं उसका जो बिल्कुल थिकम जो बारीक होता है तार की जो मोटाई कम होती है या अधिक मोटाई किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो वो आपको मैंने बता दिया। यदि किसी तार की मोटाई अधिक है, मोटाई क्या है अधिक, तो देखो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि किसी तार की मोटाई कम है तो प्रतिरोध अपन कह सकते हैं क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा समझना कैसे। अब बात करते हैं जो तीसरा पॉइंट है अपना, तीसरा पॉइंट क्या है, प्रकृति। तो देखो प्रकृति भी क्या करती है, प्रतिरोध को प्रभावित करती है। अब कैसे करती है वो समझना। देखो क्योंकि प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित है, जितने जैसे मान लो एल्यूमिनियम का तार है, और अपन ये कह सकते हैं कि कॉपर का तार है, जिसको तांबे का तार हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा, चांदी, इन सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है, अलग अलग होती है। अभी ये प्रतिरोधकता क्या होती है, अभी आपको जस्ट थोड़ा आगे, इसी से आगे वाला जो पॉइंट अपना प्रतिरोधकता ही है, तो आपको मैं बताऊंगा। तो सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए उन पदार्थों का जो प्रतिरोध है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। आपने देखा प्लास्टिक वगैरह, रबड़ वगैरह होते हैं, रबड़ वगैरह प्लास्टिक वगैरह होते हैं, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। और प्रतिरोधकता जितनी ज़्यादा होगी तो अपन कह सकते हैं रबड़ वगैरह प्रतिरोधकता ज़्यादा है, मतलब अवरोध ज़्यादा है, और अवरोध ज़्यादा है तो अपन कह सकते हैं आवेश के प्रवाह को ये रोकते हैं। अब आवेश के जितने प्रवाह को ये रोकेंगे तो सीधी सी बात है इसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। इसीलिए इसको अपन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, अर्थात विद्युत के कुचालक बोलते हैं। और जैसे मान लो चांदी वगैरह है तो इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, बहुत क्या होती है, कम होती है। इसीलिए अपन कह सकते हैं इसमें आवेश प्रवाह आसानी से हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते थे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा के अच्छे चालक इनको अपन बोल दे रहे हैं। अच्छा तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है अपना, तापमान। तीसरा जो पॉइंट है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला वो है अपना तापमान। अच्छा तापमान कैसे प्रभावित करेगा वो समझना। जब भी किसी कंडक्टर का या जब भी किसी चालक का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। कैसे, आपने कभी चेक किया होगा कि जैसे आपने अपने घरों में वायर वगैरह, अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लेते ही हैं। अच्छा जब आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे मान लो वायर है, स्टार्टिंग में हल्का सा गर्म हुआ, वो चल रहा है, उसमें करंट चल रहा है, और थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो मेल्ट हो जाता है पूरा, फ्यूज जिसे अपन बोलते हैं, मेल्ट हो पूरा जल जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है उसका प्रतिरोध और बढ़ रहा है, अर्थात आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। और देखो टक्कर हो रही है अंदर, तार के अंदर टक्कर हो रही है, तो जो एनर्जी खर्च हो रही है तो वो एनर्जी उस वायर को क्या कर दे रही है, गर्म कर दे रही है। और जितनी ज़्यादा प्रतिरोध, अब देखो पहले से तापमान बढ़ रहा है, टक्कर और ज़्यादा हो रही है, और ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा तार क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो तार जैसे जैसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है और ज़्यादा टाइम में, तो अपन कह सकते हैं ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, मुक्त होती है, और जो उसको गर्म कर देती है और मेल्ट कर देती है। अच्छा ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा मैंने ये आपको जो पॉइंट बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो आपको वो समझ में आ गया। और देखो अब बात करते हैं ओम के नियम की। ओम के नियम में अपन ने इन्हीं चार जो भौतिक अवस्थाएं हैं इन्हीं को अपन ने स्थिर रखा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखो मैंने ये कहा ना कि ये क्या करती हैं, जैसे लंबाई है, प्रकृति है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तापमान है, ये क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध को प्रभावित कर रहे हैं। और आप एक चीज़ देखो ना, यदि प्रतिरोध प्रभावित हो जाएगा तो सीधी सी बात है उसके सिरों पर उत्पन्न जो वोल्टेज है, अपन कह सकते हैं विभवांतर है, जो धारा है, वो समान नहीं रह पाती है। आप देखो जैसे मान लो V बराबर क्या होता है, IR, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, याद हो तो। और सोचो ने R के मान को परिवर्तित कर देंगे अपन, नियत ही नहीं रहेगा ये, क्योंकि इनकी वजह से जो R का मान है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। और जबकि अपने को तो ये क्या चाहिए, नियत चाहिए। अपने को तो क्या चाहिए, नियत होगा, तभी तो V समानुपाती होगा किसके, I के, तभी तो ये V किसके समानुपाती होगा, I के। अर्थात जब इसको नियत रखेंगे, अर्थात जब भी तो अपन ने कहा ना कि लंबाई, प्रकृति, अनुप्रस्थ काट, तापमान को, इनको क्या रखा जाता है, नियत रखा जाता है। और ये नियत क्यों रखा जाता है ये आपको पता चल गया, क्योंकि ये नियतांक है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, नियतांक। और यदि नियतांक बदल गया तो सीधी सी बात अपन कह सकते हैं कि V समानुपाती नहीं होगा किसके, I के समानुपाती नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये पॉइंट आपको सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं, देखो यदि अपन देखें ना कि जो R है, जो रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, लंबाई के, अर्थात समानुपाती है किसके, लंबाई के। जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है। अब देखो इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर आप 2 दे दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण दोनों को
समीकरण 1 व समीकरण दोनों को यदि आप एक साथ रखते हैं तो देखो आप एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं कि R जो है समानुपाती होगा L के, और A के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर A क्या है, एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, क्रॉस सेक्शन यदि आप इसको ऐसे रख रहे हैं तो देखो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, समानुपाती का चिन्ह आ रहा है। ठीक है, जब इसको हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक प्राप्त होता है, और वो जो नियतांक होता है उसी को अपन बोलते हैं प्रतिरोधकता। यानी कि इस नियतांक को अपन लिखते हैं P लिख करके, ठीक है, ऐसे नीचे से थोड़ा सा क्या कर देते हैं, घुमाव दे देते हैं। ठीक है, अर्थात रो बराबर हो जाओ, और इस उल्टे इस जो प्रति हमारे पास जो नियतांक प्राप्त हो रहा है इसको अपन बोलते हैं रो, अर्थात रो L अपॉन क्या हो जाएगा A। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो यदि ये तो हो गया अपना ये कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, देखो लंबाई भी प्रभावित करते हैं, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ये आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, बात करते हैं कि प्रकृति और तापमान के ऊपर भी क्या करते हैं, ये निर्भर करते हैं। प्रकृति सभी पदार्थों में अपन कह सकते हैं सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता होती है, ये रो सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो सीधी सी बात है, ये रो भी क्या है, जैसे मान लो किसी पदार्थ का रो का मान बहुत ही कम है तो बहुत कम है, तो ये इस आर का मान भी बहुत कम आ जाएगा। रो का मान बहुत ज़्यादा है तो आर का मान भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। टेम्परेचर प्रभावित करता है, कैसे करता है, यथार्थ तापमान के साथ बढ़ने पर अपन कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी की। अच्छा, रेजिस्टिविटी होती क्या है, देखो इस चीज़ से आपने देखा ना, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अपने को चाहिए। समझ गए, कैसे निकालोगे डेफिनेशन, तो वो ध्यान से सुनना, समझना कैसे, कि जैसे मान लो ये रो है, अपने को सिंगल रो चाहिए। अब देखो अकेला से रो चाहिए तो इसके लिए जो नीचे ए बी है और एल भी है मल्टीप्लाई में, तो करना क्या है कि इस ए को आप इधर ले आओ, इधर देखो डिवाइडेड ओवर रखा है तो इधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो करना क्या है, तो अपन कह सकते हैं जब ए इधर आ जाएगा तो आर ए हो जाएगा। ठीक है, एल इधर मल्टीप्लाई हो रखा है तो देखो इधर मल्टीप्लाई हो रखा है तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइडेड हो जाएगा। समझ गए, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अर्थात यहाँ पर डिवाइडेड हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, रो, बराबर क्या हो जाएगा, रो। और इस रो को ही अपन ने क्या बोला है, प्रतिरोधकता। क्या बोला है, प्रतिरोधकता। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इस ये रो यहाँ पर कह देना कि नियतांक है, क्या है यहाँ पर, नियतांक, और इस नियतांक को अपन ने बोला था प्रतिरोधकता। और अब अपन देखने जा रहे हैं प्रतिरोधकता की परिभाषा। अब अपन क्या देखने जा रहे हैं, प्रतिरोधकता की परिभाषा। और देखो यहाँ से इस बार 10th क्लास में या 10th बोर्ड में क्वेश्चंस भी आया था। वो क्वेश्चंस क्या था वो आपको मैं समझाऊंगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। और बहुत ज़्यादा बच्चों का, कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस प्रश्न को गलत किया है, हालांकि मैंने नोट्सों में आपको अच्छे से बता रखा है, लिखवा रखा है, इसकी डेफिनेशन भी करवा रखी है। जिस बच्चे ने यदि ध्यान से पढ़ा है, रेगुलरली रिवीजन किया है, तो उस बच्चे ने कोई गलती नहीं करी है। देखते हैं क्या होता है। तो देखो रो हो गया। अब देखो रो की कैसे डिफाइनिंग करेंगे, ध्यान रखना। यदि ए का है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, यदि अपन 1 मीटर स्क्वायर ले लें, ए का मान यदि अपन क्या ले लें, 1 मीटर स्क्वायर ले लें, और एल का मान भी अपन क्या ले लें, 1 मीटर ले लें। देखो इकाई क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई, इकाई क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध ही उसकी क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। देखो ध्यान से सुनना, किसी यानी कि 1 मीटर क्षेत्रफल तथा 1 मीटर लंबाई पर किसी पदार्थ की प्रतिरोध ही उसकी क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता कहलाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। देखो कैसे, जैसे मान लो आपने ए का मान भी कितना ले लिया है, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया है, और एल का मान भी कितना ले लिया है, 1 मीटर स्क्वायर। तो देखो आप एक की जगह 1 रख दीजिए और एल की जगह भी क्या रख दीजिए, एक ही रख दीजिए। देखो हमारे पास क्या था, रो बराबर अपन कह रहे थे कि होता है आर ए अपॉन एल। समझ गए। अब यदि आपने ए का मान 1 रख दिया है तो देखो r इंटू 1 इंटू एल का मान भी कितना है, 1, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाना है। समझ गए। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो रो का मान हमारे पास आया तो रो बराबर अपन ये कह सकते हैं कि रो बराबर क्या हो जाएगा, r। और देखो आप देखो ना, ये r क्या था हमारे पास, रेजिस्टेंस था। अच्छा, रेजिस्टेंस की देखो कब निकला, ये रो बराबर r कब हो रहा है, जब इकाई क्षेत्रफल हो और इकाई क्या हो, लंबाई हो। तो इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि रो बराबर क्या हो जाता है, r हो जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। डेफिनेशन आपको कैसे देनी है कि यदि किसी इकाई क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई पर, इकाई क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई पर किसी तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। अच्छा ध्यान रखना, ये जो प्रतिरोधकता है ये पदार्थ की प्रकृति तथा टेम्परेचर पर तो निर्भर करता है।
लेकिन लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी कि ए तथा एल के मान पर ये निर्भर नहीं करता है। सर क्यों नहीं करता है, क्या कारण है वो समझना। अच्छा क्यों नहीं करता है, आपने देखो ना डेफिनेशन में भी क्या सुना आपने डेफिनेशन में सुना कि इकाई क्षेत्रफल। अब देखो उसके बाद में आप चाहे कितना ही क्षेत्रफल ले, उससे क्या, अपने को तो इकाई क्षेत्रफल का देखना है। इकाई क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई, एकांक लंबाई, इकाई क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई पर पदार्थ का प्रतिरोध क्या कहला रहा है, प्रतिरोधकता कहला रहा है। ये चीज क्लियर हो गया। अब उसके बाद में जैसे मान लो इकाई लंबाई ली, यानी 1 मीटर आपने ले लिया, उसके बाद में आप 10 20 25 कितना भी मीटर ले लें, उससे क्या फर्क पड़ जाना है, अपने को तो उस 10 20 25 मीटर में 1 मीटर निकालना है। समझ गए सभी। अर्थात लंबाई कितनी बढ़े चाहे से घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एकांक लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल पर जो पदार्थ का प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाएगा, उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगी। और सभी पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यदि मैं बात करूं जैसे मान लो ये जितने भी गुड कंडक्टर होते हैं इनकी प्रतिरोधकता का जो मान होता है वो समथिंग होता है 10 की पावर 6 10 की पावर 6 10 की पावर 8 से 10 की पावर 6 ओम इंटू मीटर। अर्थात देखो ना 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -6, यानी कि माइनस में यदि बहुत छोटा मान है। इसलिए अपन कह सकते हैं जितने भी जैसे मान लो धातु वगैरह होती है, मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो इनकी प्रतिरोधकता का मान बहुत कम है। देखो प्रतिरोधकता मतलब इनडायरेक्ट रूप से इकाई क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई का प्रतिरोध, ये चीज़ समझ जाना आप। तो देखो इनकी प्रतिरोधकता का मान बहुत ही कम है, इसलिए इनको बोला जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इस प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी या रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो कैसे निकालेंगे। देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे निकालते हैं वो आप ध्यान देना। आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे तो वो समझना। देखो आर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फॉर्मूले में जो राशियां दे रखी है उनकी यूनिट रखते जाइए, रेजिस्टिविटी की क्या निकल के आ जाएगी, आपके पास यूनिट निकल के आ जाएगी। आर की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, यानी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। समझ गए। आगे बात आती है किसी, देखो मैंने ओम इंटू मीटर लिखा ना, ये ओम इंटू मीटर क्यों लिखा, कैसे आया वो समझ रहे हैं अपन। तो ए का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अर्थात गुना में क्या हो जाएगा, अर्थात मल्टीप्लाई पर कर दिया मीटर स्क्वायर। अच्छा नीचे आ रहा है लंबाई, लेंथ, क्या आ रहा है, लंबाई या लेंथ, और लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। तो देखो ये स्क्वायर से ये मीटर क्या हो जाना है, कैंसिल, बच गया क्या आपके पास, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या। तो अब तक अपन ने क्या क्या देखा इस क्लास के अंतर्गत। सबसे पहले अपन ने जो पहला पॉइंट देखा वो अपन ने पहला पॉइंट कौन सा देखा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मैंने आपको 4 कारक बताए। कौन कौन से कारक बताए, लंबाई, प्रकृति, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और टेम्परेचर। ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं वो आपको मैंने समझा दिया। जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात समानुपाती होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दोनों समीकरणों को एक साथ लिखा तो अपने पास निकल के आया कि R बराबर रो एल इंटू ए, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा बात कर रहे हैं कि सर ये एल, जैसे जैसे ये लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे देखो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, ये क्या होगा, घटेगा। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता, तो ये पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर तो निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर तो निर्भर करती है। और देखो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है कि प्रकृति कैसी होगी, वो प्रकृति भी प्रतिरोध को प्रभावित करती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रो है ये प्रकृति पर ही डिपेंड करता है। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की भी क्या होता है, ये समानुपाती होता है। अब देखो रो जो है अपन इस समानुपाती चिन्ह को उठाया तो रो निकल के आया, इसको नियतांक बोला, इस नियतांक को ये अपन ने क्या कह दिया, प्रतिरोधकता कह दिया। तो ये तो हो गया यहाँ तक का पॉइंट कंप्लीट। अब बात करते हैं कि ये प्रतिरोधकता होती क्या है, किसे कहते हैं प्रतिरोधकता। तो इस प्रतिरोधकता का मान प्राप्त करने के लिए अपने किया कुछ भी नहीं है, अपन ने बस एक को क्या कर लिया, इधर ले लिया, क्योंकि इधर डिवाइडेड हो रखा था, इधर अब मल्टीप्लाई में आ गया। तो देखो आर ए हो गया है, एल इधर मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड हो गया है, तो आर ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या आ जाएगी, प्रतिरोधकता। और यदि यहाँ पर ए का मान मैं क्या मान लेता हूँ, 1 मीटर मान लेता हूँ, और एल का मान क्या मान लेता हूँ,
1 मीटर, यानी कि ए का मान 1 मीटर स्क्वायर है और एक एल का मान क्या है, यानी कि लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। तो इस कंडीशन में जो पदार्थ का प्रतिरोध है वही उस पदार्थ की क्या कहला रही है, प्रतिरोधकता कहला रही है। तो ये पॉइंट बताओ आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से हो गया होगा। अच्छा, प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होती है ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं थोड़ा पहले बोर्ड पर लिख लेता हूँ, उसके बाद में आप उस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, समझते हैं। तो आज ये प्रतिरोधकता वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट अपना स्टार्ट होगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या अपन कह सकते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। किस प्रकार से अपन प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, 2 प्रकार से देखेंगे। वैसे तो अपनी बुक में 2 ही प्रकार दे रखा है, लेकिन मैं आपको 3 प्रकार बताने वाला हूँ। कितने प्रकार बताने वाला हूँ, 3 प्रकार। कौन कौन से, अपन सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। ये 3 प्रकार हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम और मिश्रित क्रम। ये समझ में आ गया। संयोजन तीनों का देखेंगे और किस प्रकार से अपन तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करते हैं, उस तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, वो सारी चीज़ें अपन इसमें क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है और ये आपको अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो अच्छा, अन्य और कुछ बातें हैं रजिस्टिविटी की। अच्छा, वो कौन कौन सी हैं वो भी एक बार समझना आप, देखना। जैसे मान लो यदि अपन कहें कि प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की क्या है, एक विशिष्ट गुणधर्म है उसका, या अपन कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है उसकी, ठीक है। दूसरा क्या है कि इस पदार्थ को अपन कह सकते हैं जो प्रतिरोधकता है, तो जो प्रतिरोधकता है उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहलाता है। समझ गए। आगे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए प्रतिरोधकता से संबंधित, देखना। अब देखें, यदि अपन धातु तथा मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम इंटू मीटर, अर्थात अपन कह सकते हैं 10 की पावर -6 ओम इंटू मीटर है, अर्थात माइनस में है तो बहुत छोटा मान है। यदि अपन देखें कि ये अच्छे चालक होते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये विद्युत धारा के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, अर्थात इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। बात करते हैं रबर, कांच एवं अन्य विद्युतरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता की, तो ये इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। कितनी होती है, तो 10 की पावर अपन कह सकते हैं 12 से 10 की पावर 17 तक ओम इंटू मीटर, 10 की पावर 12 से लेकर के 10 की पावर 17 ओम इंटू मीटर तक होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं ये देखो इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि उनका विशिष्ट जो प्रतिरोधकता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा। यदि विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा है तो अपन ये कह सकते हैं कि ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे। अब देखो बात आती है कि ये मिश्र धातु क्यों बनाए जाते हैं। मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता वो कम होती है, और जितने भी जैसे मान लो जनरली अपन कह सकते हैं ना कि जो गर्म होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे मान लो बल्ब हो गया, विद्युत हीटर हो गया, तो उसमें धातुओं का उपयोग न करके अपन कह सकते हैं मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों, देखो क्या होता है ना कि जब मिश्र धातुएं होती हैं धातु की तुलना में अधिक कठोर और मजबूत होती हैं, ये जल्दी से इनका क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये खराब नहीं होती है, ये आपको समझ करके चलना है। यदि इनका ये जल्दी से खराब नहीं हो रही है तो देखो क्या होता है, अपन मिश्र धातु का उपयोग करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले जो आता है तांबा, तो देखो तांबा किसका मिश्र होता है, कॉपर तथा निकिल का, ठीक है। एक होता है मैंगनीज, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लेना, कभी भी बोर्ड में पूछा जा सकता है। मैंगनीज किस किस से मिलकर के बना होता है, तो कॉपर, मैंगनीज और निकिल से। नाइक्रोम है, नाइक्रोम देखो किससे मिलकर के बना है, कॉपर, क्रोमियम, निकिल, मैंगनीज और आयरन से। जो नाइक्रोम का तार होता है, जो विद्युत हीटर वगैरह होते हैं उनमें अपन जनरली यूज करते हैं। और देखो कितना अधिक टेम्परेचर हो जाता है उसके बावजूद भी ये तार पिघलता नहीं है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये गर्म हो जाने के बावजूद भी पिघलता नहीं है। और देखो जब पिघलता नहीं है और ये जल्दी से क्या नहीं होते, ऑक्सीडेशन इनका होता नहीं है, तो ये जल्दी से खराब भी नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात अपन कह सकते हैं संक्षारण होने की इनकी प्रवृत्ति है वो घट जाती है। ये जो अपन जनरली अपन देखते हैं ज़्यादातर कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक स्थानांतरण के लिए जो वायर वगैरह लगाए जाते हैं अपन खंभों के माध्यम से हमारे घरों में जो सप्लाई हो रही है वो किसके बने होते हैं, उनमें तार तो कॉपर तथा अपन कह सकते हैं एल्यूमिनियम के। विद्युत जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो वो धातु का यानी टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट थे इनसे रिलेटेड जो आपको याद रखने चाहिए। देखो कभी कभी एक प्रश्न बनता है, आप पाठगत क्वेश्चन में दे रखा है कि जो विद्युत हीटर होते हैं, बल्ब होते हैं, इनमें अपन धातुओं का उपयोग न करके, या विद्युत इस्त्री जो होती है इनमें सीधे धातु का उपयोग न करके इनकी मिश्र रूप का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको बता देना है क्या, कि आपको ये बताना है क्योंकि ये अधिक तापमान पर जल्दी से क्या नहीं होते हैं, मेल्ट नहीं होते हैं, अर्थात तुलनात्मक रूप से ज़्यादा कठोर होते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है, समझ गए। तो ये कुछ मुख्य बातें थी, इनको आप चाहो तो नोट करना, चाहो तो नोट कर लो। अपन देखते हैं प्रतिरोधकता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, जैसे मान लो आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए और आपको बताना है क्या, कि कौन से तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी।
एक तो मोटा तार है और एक क्या है, पतला। कौन से तार में ज़्यादा आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो आपको क्या बताना है, आप बता सकते हो कि सर जो प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। समझे कि नहीं समझे? वो क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको बता देना है। अच्छा ठीक है, यदि देखो जितना तार मोटा होगा तो अपन कह सकते हैं प्रतिरोध उसका उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो जितना प्रतिरोध कम होगा तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ इसमें विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से हो जाएगी। समझ गए? जिसका प्रतिरोध कम होगा विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जिसमें ज़्यादा होगा उसमें अपन कह सकते हैं कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात पतले तार में प्रतिरोध ज़्यादा। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया का मान पतला यानी कि कम है, क्षेत्रफल का मान क्या है, कम है। यदि इसका मान कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, पतले तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, जबकि मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। तो ये इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे, ये आप कर लोगे। अगला जो अपन पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन।